Have a good day, class 10 student. Now today your geography chapter number first, page number 4. Yesterday we have learned about Rio de Janeiro Agenda 21 and resource planning about India's not only in present, only before past and also future planning. इसके बारे में हम लोग पढ़े थे. Now conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity, but in irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem. Resource एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट लेकिन उसका इरेशनल कंजम्पशन यूटिलाइजेशन में जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन करने में रिसोर्स का क्या होगा न, रिसोर्स का एक बैड इफेक्ट. जो रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको मेंटेन करके यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में, सोशियो इकोनॉमिक्स में, समाज में और इकोनॉमिकली तरफ से हम लोग तो डेवलप हो जाएंगे, बट इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा. द ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट. तो इस प्रॉब्लम से इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट ओवरकम करने के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंस या कंजर्वेशन का लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस हैड बीन ए मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है किन लोगों के पास, लीडर मीन्स हमारे राजनेता, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स या जो सरकार में हैं उन लोगों के ऊपर, साथ साथ थिंकर के, मतलब जो लोग इसी को लेकर काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी apart in voicing his concern about resource conservation in this world. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग गांधी जी का एक वॉइस ले सकते हैं. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. तो हमारे देश में जो कुछ भी है ईच एंड एवरी लोगों का ज़रूरत पूरा कर सकता है, लेकिन लालच नहीं. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology and as the root causes for resources depletions at the global level. उन्होंने ये भी कहा था ये जो लालच है और सेल्फिशनेस है, इंडिविजुअल व्यक्ति का जो मतलब हम लोगों का स्वार्थी जो बन जा रहे हैं हम लोग, इसके चलते हुए नेचर का बर्बादी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा तरीके से होगा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हम लोग व्यतीत करेंगे. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, एज द रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीटेशन एज द ग्लोबल लेवल. तो ग्लोबल लेवल पे मतलब पूरे पृथ्वी में जितने भी देश हैं सबको रूट से, जड़ से इसके बारे में सोचना होगा और काम भी करना होगा. ही वॉज अगेंस्ट mass production and wanted to replace it with the production by the masses. उन्होंने और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का भी खिलाफ थे, और अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो उसका रिप्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है, ये उनका कहना था. इसके चलते हम लोग हिस्ट्री में बहुत पुराने में पढ़े हैं, पुराने आप लोग अपने क्लासेस में पढ़े हैं ना कि गांधी जी ने क्या किया था, बहुत सारे रिवोल्ट किया था जिसके चलते हुए फॉरेन क्लॉथ्स या फॉरेन ट्रेड्स प्रोडक्ट को फॉरेन ट्रेड प्रोडक्ट्स को गांधी जी ने क्या कहा था, बायकॉट करने के लिए और देसी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, या जितना जिसको ज़रूरत है उसको. ये बहुत सारे हम लोग हिस्ट्री में पढ़े ही हैं. एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resources conservation for the first time in a more systematic way in 1968. इंटरनेशनल अंतर्जातिक तौर पे क्लब ऑफ रोम इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बातचीत करना शुरू किया.
Subsequently, in the year 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Samucher in his book Small is Beautiful. दोबारा 1974 में गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी के जो फिलोसफी है, जो आइडियोलॉजीज था, उसी को एक बुक में प्रोवाइड किया गया जिसका नाम है स्मॉल इन ब्यूटीफुल. द सेमिनल कंट्रीब्यूशन with respect to resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in the year 1987. ऐसे ही चलते से एक सेमिनल कंट्रीब्यूशन ईच एंड एवरी कंट्री जो ग्लोबल लेवल पे कंजर्वेशन के बारे में क्या सोच रहा है, इसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया इन द ईयर 1987 में. दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज ए मीन्स ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन. इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना जरूरी है इसके बारे में समझाया गया. व्हिच वाज सस्टेनेबिलिटी पब्लिश्ड इन ए बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर. जो एक बुक में पब्लिश किया गया था, उस बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर. अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो द जेनेरियो ब्राजील 1992. और इसके बाद रियो द जेनेरियो में जो समिट हुआ था, जो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखा गया है ताकि कंजर्वेशन हो. वर्ल्ड में, हमारे पृथ्वी में जो रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रिसोर्सेस. वी लाइव ऑन लैंड. हम लोग कहाँ पर जीते हैं? कहाँ पर? जमीन के ऊपर ना, लैंड पे. वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वे. और हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो अर्थनीति है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो है, ये हम लोग सब, हमारे सब कुछ डिपेंड कर रहा है जमीन के ऊपर, लैंड एरिया में. दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है. जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, ये नेचुरल रिसोर्स है और जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम. वी ऑल आर नोट अबाउट दैट. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use available land for various purposes with careful planning. तो हम लोग जमीन के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम लोग हम लोग रह रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स भी रह रहे हैं, इसके साथ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग इन लैंड एरिया. सो हम लोगों को बहुत ही केयरफुली प्लान के तौर पे इस लैंड को यूटिलाइज करना है. इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर. इंडिया के में जो लैंड एरिया है उसमें वैरायटी ऑफ फीचर्स है. नेमली क्या है ना, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड आइसलैंड. क्लास 9 में पढ़े हो. माउंटेन्स एरिया, प्लेट्यू एरिया, प्लेन एंड आइसलैंड. प्लेन एरिया, आइसलैंड एरिया. अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन. इंडिया के 43% लैंड एरिया जो है उसका 43% क्या है, प्लेन एरिया में है. और 43% इन प्लेन एरिया which provides facility for agriculture and industry. जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री बिल्डअप होता है. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेन एरिया में ही रहते हैं. माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री. माउंटेन, हिली एरिया, टोटल सरफेस का 30% कवर अप करके रखे हैं. तो कितना हुआ, 43, 30% कितना हो गया, 73%. जिसमें क्या होता है, हम लोगों को इंश्योर करता है पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर. नदियों का बहने का जो नदियाँ हम लोग सभी जानते हैं. हम लोग क्या जानते हैं कि रिवर जितने भी है नियर अबाउट, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर का जो उत्पत्ति स्थल है या जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हिली एरिया से ही होता है.
एंड बचे हुए जो अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजियन, each possesses rich reserves of mineral, fossil fuel and forest। तो और बाकी जो बचा 27% एरिया हमारे देश का लैंड एरिया है, वहाँ पर क्या है, प्लेट्यू रीजियन पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पूरे भरा हुआ है मिनरल से और फॉसिल फ्यूल से, मीन्स कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ऑयल से। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन, जमीन कैसे यूटिलाइज किया जाए। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, किस किस पर्पस में लैंड को यूज़ किया जा सकता है। नंबर 1 फॉरेस्ट, तो वी ऑल नो द लैंड में क्या होता है, जंगल, पेड़ पौधा हम लोग लगा के जंगल बना सकते हैं ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को या वातावरण को हमारे ठीक रखे। नंबर 2 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जमीन जो कल्टीवेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। बारिन एंड वेस्ट लैंड, जो लैंड ज़मीन ऐसे ही सालों साल वैसे ही पड़ा है जिसमें चाषाबाद नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, ऐसा ज़मीन। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, मतलब लैंड जहाँ पे हम लोग ले सकते हैं उस लैंड को, जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर नहीं होगा, ऐसा लैंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रोड बनाते हैं, ज़मीन बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, अदर्स अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या होता है ना, परमानेंट पास्तूर्स एंड गैजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉन इंक्लूड्स इन नेट सोन एरिया, मतलब बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जो जंगल नहीं है। लाइक दैट कि हमारे घर के सामने मैंने थोड़ा सा हिस्से में कुछ पेड़ पौधा लगाया, तो ये तो गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट का जो मैपिंग है उसमें तो जंगल के तौर पे शो नहीं करेगा, लेकिन उस लैंड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिस जमीन पे 5 साल से ज़्यादा खेती बाड़ी कुछ नहीं हुआ है, ऐसा जमीन। फेलो लैंड, करेंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, जो ज़मीन 1 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ या एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उसको करेंट फेलो लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन है, क्या है ना, 5 ईयर्स नॉन एग्रीकल्चर लैंड को, 5 ईयर मोर देन 5 ईयर अनकल्टिवेटेड या नॉन एग्रीकल्चर लैंड को कहा जा रहा है। और करेंट फेलो लैंड किसको कहा जा रहा है, 1 या मोर लेस देन 1 ईयर नॉन एग्रीकल्चर ईयर जो पड़ा हुआ है उसको करेंट फेलो लैंड कहा जा रहा है। अदर देन करेंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। अदर देन करेंट फेलो मतलब लैंड किसको हम लोग कहेंगे, जिस जमीन पे 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्नो एरिया, एरिया स्नो मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट स्नो एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। शोन एरिया क्या है, जहाँ पर बहुत ही कम टाइम नॉन एग्रीकल्चर एरिया के तौर पे रहता है, जबकि वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो स्नो एरिया क्या है, जिस एरिया में क्रॉपिंग होता है उसको ग्रॉस स्नो एरिया या स्नो एरिया कहा जा रहा है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हमारे देश में कैसे लैंड को यूटिलाइज किया जाता है इसके बारे में देखा जाए। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकली factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability, and cultural and traditional etc. तो हमारे देश में हम लोग लैंड को किस तरीके से यूज़ करेंगे इसका बहुत सारे डिवाइसन किया गया है। जो फिजिकल फैक्टर क्या है न, ट्रोपोग्राफी भौगोलिक, क्लाइमेट वेदर के ऊपर डिपेंड करते, सॉइल मिट्टी के टाइप के ऊपर, सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करते,
कर रहा है, उसके साथ साथ उस एरिया के पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के ऊपर, कल्चरल ट्रेडिशनल, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर डिपेंड करते हुए लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डेटा, however is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully। टोटल हमारे इंडिया में जियोग्राफिकल एरिया के तौर पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली 93% हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं जियोग्राफिकल एरिया का, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंगली मोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर और पूर्व की दिशा में हम लोग जानते हैं। देखो हम लोग लैंड को क्या जम्मू कश्मीर में या लद्दाख, कल भी पढ़ी थी लद्दाख के बारे में, या आसाम, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट में जो सब का स्टेट है वहाँ के लैंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे। ये देखो और बाद में देखो मोर ओवर सम एरिया एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वाइव्ड। तो वहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर में हम लोग जान रहे हैं पाकिस्तान चाइना के साथ हमेशा इंडिया का लड़ाई लगा रही है, तो इसी के चलते हुए हम लोग लैंड एरिया को अभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं जो जियोग्राफिकली हमारे देश का लैंड एरिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। if people read very carefully and see the figure number 1.3 where I shown 43% plain area, 30% mountain area and 27% plateau area, the pie chart. Show the pie chart.